हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक प्रकाश वैद्युत प्रभाव और इस पर आधारित आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड ऑफ एग्जाम। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो आशा करता हूं कि आप साथ रहेंगे और इससे पहले की अदर वीडियोस देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपना प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो सबसे पहले प्रकाश वैद्युत प्रभाव की जो कंसेप्ट है सर हेनरिच हर्ट्ज द्वारा दी गई इन 1887 सन 1887 में, जब आपने यानी कि सर हेनरिच हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया था वैद्युत चुंबकीय तरंगों के उत्पादन के संबंध में। उन्होंने देखा था कि जो उनकी ट्यूब है वैक्यूम ट्यूब, उसके अंदर जब अल्ट्रावायलेट रेज को डाला जाता है तो वैद्युत विसर्जन की दर बढ़ जाती है। उसके अंदर स्पूलिंग की दर बढ़ गई थी। तो उस टाइम तक इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी 1897, लगभग 10 साल के बाद सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो उन्होंने ये बताया था कि जब हम अल्ट्रावायलेट रेज डालते हैं तो कैथोड से जो निगेटिव चार्ज निकलता है, लेकिन वो इसकी व्याख्या नहीं कर पाए थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, जिसे बाद में आइंस्टीन ने व्याख्या की थी, इसकी एक्सप्लेन किया था। इसके बाद एक नए साइंटिस्ट हुए, उनका नाम था होलवेस। होलवेस ने क्या किया, इन्होंने क्या किया था कि जो सर हेनरिच हर्ट्ज का जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट था उसके अंदर उन्होंने जिंक की प्लेट लगाई। और जिंक की प्लेट भी किस प्रकार से लगाते हैं, वो मान लीजिए वैक्यूम ट्यूब थी अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ होलवेस। ये जिंक की प्लेट है यहां पर, और इसको उन्होंने क्या काम किया, यहां पर पहले उन्होंने लगा के देखी निगेटिव प्लेट। जब उन्होंने निगेटिव चार्ज की प्लेट लगाई कैथोड के स्थान पर, और इस पर उन्होंने क्या करा, अल्ट्रावायलेट रेज डलवाई। ये जैसे ही उन्होंने अल्ट्रावायलेट रेज डाली इस कैथोड जिंक कैथोड पर, जो जिंक की प्लेट से बना हुआ है, तो उन्होंने देखा कि ये कुछ समय बाद विद्युत उदासीन हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि इसका जो आवेश था वो खत्म हो गया और इसके स्थान पर क्या हुआ, यहाँ पे विद्युत आवेश क्या हो रहा, जीरो। फिर उन्होंने क्या काम किया, इस पर उदासीन प्लेट लगाई जिस पर कोई चार्ज ना हो, जिंक की प्लेट लगाई, और फिर से अल्ट्रावायलेट रेज को डाला, अल्ट्रावायलेट रेज फिर से फॉल्स कराई। और फिर उन्होंने देखा कि जब अल्ट्रावायलेट रेज किसी विद्युत उदासीन जिंक की प्लेट पर डाली जाती हैं तो यह क्या हो जाता है, इट गेट पॉजिटिवली चार्ज सॉरी, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई। फिर उन्होंने क्या काम किया कि इसको पॉजिटिव प्लेट लिया, जिंक की प्लेट को क्या कर लिया, पॉजिटिवली चार्ज करके फिर से कैथोड के स्थान पर लगाया और फिर से अल्ट्रावायलेट रेज डाली। तो उन्होंने देखा कि ये जो प्लेट पॉजिटिव थी ये पहले से ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज हो गई। तो ये होलवेस ने देखा कि अगर वैक्यूम ट्यूब के अंदर हम लोग कैथोड के स्थान पर जिंक की प्लेट लगाते हैं, ऋणावेशित प्लेट लगा के देखा तब भी वो विद्युत उदासीन हो गई। धनावेशित प्लेट लगाई तो उस पर और धनावेश आ गया, और आवेश रहित कोई प्लेट लगाई, विद्युत उदासीन जब प्लेट लगाई तो उस पर फिर से पॉजिटिवली चार्ज कलेक्ट हुआ। और ये सब प्रोसेस जो हुआ है वो एक ऋणावेशित कण के कारण हुआ। उन सब की कंसेप्ट ये रही कि इस धातु की प्लेट से कोई ऋणावेशित कण निकल रहा है उस टाइम तक, क्योंकि ये दी गई थी घटना 1888 में। होलवेस ने ये कंसेप्ट रखी थी 1888 में, एक साल बाद, कि अगर हम वैक्यूम ट्यूब के अंदर कैथोड के स्थान पर जिंक की प्लेट आवेशित, धनावेशित, ऋणावेशित और विद्युत उदासीन प्लेट एक बार बारी बारी से रखते जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज होती है, पहले से ज्यादा चार्ज हो जाती है और विद्युत उदासीन हो जाती है अलग अलग सिचुएशन में। तो इसका अर्थ है कि इस प्लेट से अल्ट्रावायलेट रेज की उपस्थिति में कोई ऋण आवेशित कण बाहर निकलता है। इसके बाद क्या किया, इसके बाद एक साइंटिस्ट हुए फिलिप लेनार्ड। फिलिप लेनार्ड ने क्या किया, उन्होंने एक वैक्यूम ट्यूब ली,
एक वैक्यूम ट्यूब ली और उस ट्यूब में 2 प्लेट लगाई, दोनों जिंक की प्लेट थी, ऐसे इस टाइप से। और यहां पर इसको कनेक्ट किया उन्होंने गैल्वेनोमीटर से। एक तो बैटरी जोड़ी यहां पे, निगेटिव प्लेट यहां पे जोड़ दी, इसकी निगेटिव प्लेट इस पॉइंट से जोड़ी, इस प्लेट से, दोनों जिंक की प्लेट हैं। और निगेटिव प्लेट जब हम इससे जोड़ेंगे, और यहाँ पे एक इन्होंने जोड़ा था गैल्वेनोमीटर, करंट की उपस्थिति को ज्ञात करने के लिए यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया। तो उन्होंने क्या काम करा कि जैसे ही इस पर अल्ट्रावायलेट रेज डाली जाती हैं, यह अल्ट्रावायलेट रेज डाली गई है, तो यहां से निगेटिव चार्ज के पार्टिकल निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और ये किसकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं, एनोड प्लेट की तरफ। ये कैथोड प्लेट है, ये एनोड प्लेट है। इसका निगेटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, निगेटिव चार्ज को, तो ये यहां से इस तरफ जाएंगे और इधर का पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है और इस परिपथ में एक करंट फ्लो होने लगती है, एक धारा प्रवाहित होने लगती है। इस धारा को उन्होंने नाम दिया था फोटो करंट। और क्योंकि जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया था तब तक भी इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। इसके बाद सन 1897 ईस्वी में, सन 1897 ईस्वी में सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर चुके थे। तो जब इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी तो बाद में पता चला कि जब हम जिंक की प्लेट पर कोई अल्ट्रावायलेट रेज, परावैंगनी प्रकाश डालते हैं तो उस प्लेट से ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन के रूप में बाहर निकलते हैं और ये प्लेट क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती हैं। और अगर परिपथ बंद है तो इस परिपथ में एक धारा बहने लगती है। इस धारा को उन्होंने नाम दिया था फोटो धारा, फोटो करंट। इन इलेक्ट्रॉनों को उन्होंने नाम दिया था फोटो इलेक्ट्रॉन और इस फिनोमेना को नाम दिया गया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, आपने जाना इसमें कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है कि जब किसी धातु की सतह पर विशिष्ट आवृत्ति इसे बताएंगे, विशिष्ट आवृत्ति या विशिष्ट तरंग धैर्य का प्रकाश, डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। और इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहते हैं। तो आपसे अगर पूछा गया कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, इसके पीछे ये सब बातें हमने बताई हैं कि जब भी हम किसी फोटो सेंसिटिव मेटल पर, प्रकाश संवेदी धातु पर उचित आवृत्ति या उचित तरंग दैर्घ्य का कोई प्रकाश डालते हैं तो उस प्रकाश की उपस्थिति से धातु की सतह से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, जिन इलेक्ट्रॉनों को हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या नाम देते हैं, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। अगर परिपथ बंद है तो इसमें एक धारा बहने लगती है जिसे हमने नाम दिया है प्रकाश वैद्युत धारा। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिस ऊर्जा के साथ बाहर निकलेगा उसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन की प्रकाशिक ऊर्जा, प्रकाशिक गतिज ऊर्जा।
और कम से कम कितनी ऊर्जा चाहिए कि जिससे इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर आ जाए, उसे नाम दिया गया है धातु कार्य फलन। क्या नाम दिया गया है? धातु कार्य फलन। तो हम सबसे पहले समझेंगे धातु कार्य फलन है क्या। पहले आप इसको नोट कर लें। धातु कार्य फलन हमको समझना है। मान लीजिए हम एक धातु लेते हैं, जस्ट सपोज करिए हमने यहां पे सीजियम एक धातु ले ली, सीजियम। ये सीजियम का मेटल सरफेस है। हमको पता है कि मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेंगे। जब हम इस पर उपयुक्त आवर्ती का एक दृश्य प्रकाश डालते हैं, क्योंकि सीजियम, सोडियम, पोटेशियम ये ऐसी धातुएं हैं, रुबिडियम ऐसी धातुएं हैं जो दृश्य प्रकाश की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकती हैं। जैसे जिंक है, कैडमियम है, मैग्नीशियम है, ये धातुएं ऐसी होती हैं जो पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में, अल्ट्रावायलेट रेज की उपस्थिति में फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती हैं। अब बात यह आती है कि ऐसी कौन सी एनर्जी है जिससे ये इलेक्ट्रॉन इस धातु की सतह को पार करेगा या इस धातु की सतह पर आएगा। तो वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जो कम से कम ऊर्जा है जिस पर इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से उत्सर्जित होता है, उस कम से कम एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं? धातु कार्यफलन। धातु कार्यफलन हर धातु की अलग अलग होगा, ऐसा नहीं कि सबके लिए एक होगा। और यहां समझने वाली बात यह है कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को धातु कार्यफलन से कम एनर्जी मिलेगी तो वो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से उत्सर्जित नहीं होता है। तो अगर हम कहना ये चाहें कि वह कम से कम ऊर्जा, फोटो इलेक्ट्रॉन की वह कम से कम ऊर्जा जिसके साथ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, धातु की सतह से उत्सर्जित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? धातु कार्यफलन बोलते हैं। और ये जो ऊर्जा है दो बातों पर डिपेंड करेगी। एक तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर या उसकी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति और उसकी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है, और एक इस धातु की सतह पर निर्भर करती है। धातु की सतह स्मूथ होनी चाहिए, चिकनी होनी चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि वह कम से कम ऊर्जा, वह कम से कम ऊर्जा जिस पर विशिष्ट आवर्ती के लिए, विशिष्ट आवर्ती के विकिरण के लिए वह कम से कम ऊर्जा जिस पर विशिष्ट आवर्ती के विकिरण के लिए इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से उत्सर्जित हो जाता है, धातु कार्यफलन कहलाती है। इसे W से व्यक्त करते हैं, W से व्यक्त करते हैं। यदि आपतित विकिरण की आवृत्ति न्यू 0 हो तो धातु कार्यफलन W इक्वल टू क्या होगा? वो होगा h न्यू 0। जहां h प्लांक नियतांक है। h क्या है बेटा? प्लांक नियतांक है। आपको बताते चले कि हर धातु के लिए W की वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे सबसे कम किसके लिए होगी? जैसे ये एग्जांपल लिया हमने सीजियम के लिए, इसकी वैल्यू कम होती है। और
प्लेटिनम के लिए इसकी वैल्यू सबसे अधिक होती है। अगर हमें प्लेटिनम से किसी इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराना है तो उसे हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा का फोटोन देना पड़ेगा। तो ये क्या है, फोटोन है, ये सब hν आवर्ती के फोटोन है, इन्हें फोटोन बोलते हैं, फोटोन। ठीक है, एक चीज इसमें समझिए, विशिष्ट आवर्ती कहा, विशिष्ट आवर्ती का मतलब है कि विकिरण की वो कम से कम आवृत्ति, विकिरण की जो इस धातु की सतह पर प्रकाश गिर रहा है, जो तीव्रता आपतित होती है, जो विकिरण गिर रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, उस रेडिएशन की वो कम से कम आवृत्ति, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, उसे नाम दिया गया है देहली आवर्ती। देहली आवर्ती या संस्तब्ध आवर्ती, या अंग्रेजी में नाम देते हैं इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से क्या है, कम है, तो कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। ये बात ध्यान रखेंगे। ये धातु कार्यफलन है। धातु कार्यफलन को हम किस में मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, ईवी में, जूल में भी मेजर कर सकते हैं, परंतु इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए बहुत ही कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे इसके लिए बात करें 2.14 ईवी की आवश्यकता है। अगर सीजियम एटम लिया हमने तो उसके लिए, सीजियम मेटल के लिए ये 2.14 ईवी एनर्जी की आवश्यकता होगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। आप इसको नोट कर लेंगे।